सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो आज हिंदू लॉ के सेशन पे तो हम आएंगे ही, लेकिन कल भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था केस हमें डिस्कस करना है रिसेंटली। ठीक है, हमारे 4 मई 2022 को एक नया जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है। दैट इज जनरली द केस इज बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेके एविडेंस एक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि क्या सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे किसी व्यक्ति का कन्विक्शन या एक्विटल जो है वो डिपेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द जजमेंट ओवर देयर। ठीक है, कि क्या जजमेंट है, क्या केस के फैक्ट्स थे, और उसके बाद जो है हिंदू लॉ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर उस पे आएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप केस का नाम लिख लीजिए। ठीक है, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द केस। इट इज रविंदर सिंह अलाइस काकू, रविंदर सिंह अलाइस काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। स्पीकर्स म्यूट करके रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। जब मैं केस पूरा डिस्कस कर लेंगे फिर उसके बाद ही हम हिंदू लॉ के क्वेश्चंस पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, just hold on, let me open my screen so that I can share it with you. ठीक है, so it is the latest judgment that is over the circumstantial evidences. ठीक है, हम लोग अभी एक एविडेंस एक्ट के ऊपर एक केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, the case is on the issue of circumstantial evidences. Circumstantial evidences, just सो आप लोग केस का नाम लिख सकते हैं। दैट इज रविंदर सिंह अलायंस काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022 सुप्रीम कोर्ट। द केस इज जनरली बेस्ड अपॉन द इशू ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। ठीक है, क्या केस के फैक्ट्स हैं, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले केस का नाम लिख लीजिए। yes, अगर सभी लोग लिख चुके हैं केस का नाम तो प्लीज काइंडली लेट मी नो so that I can discuss that what are the basic things which the Honorable Supreme Court has stated in this particular case. या आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं वहां पे इसको रखने की जरूरत नहीं है। इट इज बेसिकली द लेटेस्ट जजमेंट। तो बीच बीच में जैसे हम लोग यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ यहीं पे डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, सो देखो इस केस में हुआ क्या। लेट मी कम टू द फैक्ट्स ऑफ द केस फर्स्टली। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर लाइक दिस कि देयर इज अ पर्सन, उसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे। ठीक है, और वाइफ का किसी एक सेकंड पर्सन के साथ कोई इंटीमेसी के रिलेशनशिप्स थे, और उसी के बेसिस पे जो घटना है वो आगे बनेगी। देखो हुआ कि मैं साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स को ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा इजीली समझ पाए।
So देखो, the characters in the cases, there is Mr. H, there is W, they have two children, that is C1 and C2 में लिख देता हूँ. This lady is accused number 1 in the case. There is another person accused number 2 and accused number 3. तीन लोग हैं. अब हुआ क्या कि मिस्टर A1 और A2 के बीच में there were certain close relationships, we can say. There is a close relationship. और उस क्लोज रिलेशनशिप के कारण से दोनों एक दूसरे को जानते थे, आना जाना था. तो एक दिन ये दोनों बच्चे जो हैं C1 एंड C2, ठीक है, इन दोनों की जो है डेथ हो जाती है. ठीक है, बोथ ऑफ दीज चिल्ड्रन दे फाउंड डेड. और इनकी जो डेड बॉडीज थी वो एक फील्ड है जहाँ पे मतलब लोगों के खेत थे, तो वहीं पे फील्ड में इन दोनों बच्चों की डेड बॉडी जो है वो मिलती है. तो दिस इज द होल सिनेरियो. तो हमारे पास कोई भी इस केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है. ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस इन दिस केस. तो जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है तो वी हैव टू सी दैट वेदर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन्स आर कंप्लीट और नॉट. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक के साथ जो दूसरा एविडेंस है वो कोरिलेट हो रहा है या नहीं, जुड़ रहा है या नहीं, चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इज गेटिंग कंप्लीटेड और नॉट. So these are the certain things we used to see when the case is to be seen only in reference to the circumstantial evidence. अब हुआ क्या, तो स्टोरी में आपको नरेट कर रहा हूं कि जैसे ये दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की डेड बॉडी हमें मिलती है और उसके बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया गया. पुलिस वाले मौका करते हैं, मौका करने के बाद ही स्टार्टेड द इंक्वेस्ट. ठीक है, इंक्वेस्ट जब उन्होंने कंडक्ट किया तो एट द टाइम ऑफ द इंक्वेस्ट ये जो लेडी है इसका हस्बैंड वो भी इंक्वेस्ट में वहां पे साथ में मौजूद था. तो उसने एक स्टेटमेंट जब लिखवाया अपना, तो इन हिज स्टेटमेंट इज स्टेटिंग कि जब वहां पे पुलिस वालों ने पंचनामा तैयार करना था, इंक्वेस्ट बनाना था, तो उस टाइम पे वहां पे हमने देखा कि डेड बॉडीज के साथ जो बच्चों के स्कूल बैग हैं और कुछ एक चीजें और बच्चों की वो वहां पे मौजूद है. Now this is the statement which was given by one of the witness. अब इसके बाद हुआ क्या, पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी. इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद जो इनके नेबरहुड में जो लोग थे, जिनकी जो फील्ड जो खेत थे वो साथ में लगते थे, तो उन्होंने भी कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट्स दी, लेकिन some of those witnesses were turned hostile later. जो तीसरा एक सिनेरियो यहाँ पे हुआ कि पुलिस वालों ने जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी, 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी, तो उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ये लोग कस्टडी में थे. मिस्टर A1 जो वाइफ ऑफ द पर्सन है, और मिस्टर A2 एंड A3. ठीक है, इन तीनों को जब कस्टडी में रखा गया था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज इन्होंने कही कि पुलिस वालों ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली कि इन मिस्टर A2 की स्टेटमेंट के आधार पे हमने जो है डिस्कवरीज की हैं और खेत से जो स्कूल बच्चे जो चिल्ड्रन थे उनके स्कूल के बैग और बाकी चीजें मिली. तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम, पहले तो ये ट्रायल कोर्ट के पास केस था, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि मिस्टर ये जो लेडी है A1 और मिस्टर A2 को, एक्यूज नंबर 2 को, दोनों को जो है 302 के अंदर पनिश कर दिया. लेकिन A3 जो था, एक्यूज नंबर 3 जो है, उसके अगेंस्ट कोई सब्सटैंटिव एविडेंसेस नहीं मिले थे, तो उसका कन्विक्शन नहीं किया. हाई कोर्ट में मैटर जाता है, तो हाई कोर्ट ने भी सेम ट्रायल कोर्ट की ही जजमेंट को अपहोल्ड किया, लेकिन सजा जो है वो 20 साल की कर दी. ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने ज्यादा सजा दी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उन्होंने हाई कोर्ट में जब अपील किया तो हाई कोर्ट ने 20 साल की सजा कर दी. लेकिन व्हेन द मैटर वेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसे हम देखो ना, जब हम लोगों ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर किया होगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मस्ट बी कंप्लीट. अब यहाँ पे जो एविडेंसेस कोर्ट के सामने बताए जा रहे थे, वो एक तो ये लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था. लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी ऑल पीपल नो, दैट इज ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी एज गिवन इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. तो हुआ क्या था, ये जो दोनों बच्चे हैं ये जब स्कूल के लिए निकले, तो स्कूल के लिए निकले और शाम के समय मतलब 5-6 बजे के आसपास जब ये घर आ जाते थे ट्यूशन वगैरह करके, एक बच्चे 10 साल की उम्र का है, दूसरे की उम्र 6 साल है,
तो घर नहीं पहुंचे, 9 बज गए। तो 9 बजने के बाद इसके जो इनके फादर थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, और कंप्लेंट करने पे पुलिस वालों ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू किया, और बच्चों को ढूंढने का काम जब शुरू हुआ तो फिर वो खेत में वो दोनों बच्चों की डेड बॉडीज जो थी वो मिली, एंड ऑल दैट प्रोसेस। ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक प्रोसिक्यूशन का विटनेस था, उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो डिसीज्ड बच्चे थे, जो एक 10 साल का बच्चा है, दूसरा 6 साल का, वो डिसीज्ड बच्चे एक्यूज नंबर 2 के साथ देखे गए, ऐसा मतलब एक व्यक्ति की स्टेटमेंट में आया। दूसरी चीज कि पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, जब इंक्वेस्ट खत्म किया, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, उस दौरान जब एक्यूज लोग कस्टडी में थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने कहा कि सर इनकी स्टेटमेंट के आधार पे डिस्कवरी हुई है। डिस्कवरी क्या कि जो बच्चों के स्कूल बैग्स थे या किस चीज से मारा गया, तो जहां पे बच्चों की डेड बॉडी थी वहां पे ना एक रस्सी, रोप जो है वो भी साथ में मिला। तो ये डिस्कवरी स्टेटमेंट्स जो थी मतलब ऑन रिकॉर्ड रखी गई। तो हमारे पास कुछ ज्यादा खास डायरेक्ट एविडेंसेस थे ही नहीं, रेदर ओनली 2-3 एविडेंसेस वर देयर। वन ऑफ द एविडेंस जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि लास्ट इन टुगेदर थ्योरी वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था, नंबर 2 जो डिस्कवरीज हुई थी, और नंबर 3 कि देयर इज अ मोटिव। ठीक है, कहा जा रहा था कि जो बच्चे हैं दे मे क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन in the relationship of A1 and A2। जैसे मैंने कहा ना कि A1 is the mother of these deceased children and A2 जो है वो दूसरा एक्यूज था। तो एक मोटिव रखने की कोशिश की गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स थे और बच्चे बीच में शायद रुकावट बन सकते थे। इसके कारण से एक्यूज नंबर 2 ने शायद उन बच्चों को मारना जो है वो उचित समझा। तो ये 3 जर्नल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हम कह सकते हैं। Now, as you people have gone through with the facts of the case, ठीक है, 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। What is the whole scenario? 2 children जो डिसीज लोग हैं हमारे सामने, जो एक्यूज लोग हैं वो 3 लोग एक्यूज थे। ट्रायल कोर्ट ने 2 को कन्विक्ट किया, फिर हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को अपहेल्ड किया, लेकिन सजा थोड़ी सी कम करी। बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3 के अगेंस्ट हाई कोर्ट को भी कुछ ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले थे, तो हाई कोर्ट ने उनका एक्विटल किया था, लेकिन एक्यूज नंबर 2 को जो है कन्विक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज नंबर 2 ने अपनी कन्विक्शन को चैलेंज किया है, और उसने कहा है कि सर देयर आर नो सच एविडेंसेस व्हिच आर बीइंग प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट मी। Now, at that point of time, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक जनरल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे लॉ ऑफ एविडेंस के उनको रिकॉग्नाइज किया, और कोर्ट ने कहा कि देखो कन्विक्शन जो है एक्यूज्ड का वो सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज द चेन ऑफ द एविडेंसेस मस्ट गेट कंप्लीट। इस केस में जो सबसे पहला एविडेंस कोर्ट के सामने रखा जा रहा था, दैट इज द मोटिव ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, कि वो चाहता था कि उसका जो A1 के साथ रिलेशनशिप है उसके बीच में ये बच्चे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, तो बच्चों को हटाया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने का मोटिव जो यहाँ पे रखा जा रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव जो है ये एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि एक व्यक्ति बच्चों को क्यों मारेगा, रेदर अगर उसका टारगेट होता तो वो हस्बैंड टारगेट ज्यादा होना चाहिए था रेदर देन द चिल्ड्रन। ठीक है, तो पहला जो कोर्ट के सामने जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एलिज किया जा रहा था, जो प्ली रेज की जा रही थी, सर मोटिव है, तो कोर्ट ने कहा कि ये मोटिव जो है ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे इसको मोटिव कहते हैं, बिकॉज एक व्यक्ति जिसका किसी एक लेडी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, देयर इज अ क्लोज इंटीमेसी बिटवीन द टू पर्संस, और उसके फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ था कि दोनों लोग बातचीत करते थे, लेकिन वो व्यक्ति बच्चों को क्यों मारेगा? ठीक है, द क्वेश्चन इज वो बच्चों को क्यों मारेगा, रेदर द मेन ऑब्स्ट्रक्शन मे बी द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। तो अगर टारगेट होता तो शायद हस्बैंड होता। नंबर 2, जो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी की बात थी, तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का जिस विटनेस ने एविडेंस दिया वो विटनेस बाद में हॉस्टाइल हो गया। ठीक है, तो हॉस्टाइल हो गया तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। और जो तीसरी चीज कोर्ट के सामने रखी गई थी कि जो डिस्कवरी स्टेटमेंट्स, तो डिस्कवरी स्टेटमेंट्स के ऊपर कोर्ट ने रिलाय इसलिए नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि देखो, एक तरफ तो जब इंक्वेस्ट हुआ तो उस दौरान जो लोग मौजूद थे, इंक्वेस्ट होता है ना कि जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को दी, पुलिस वाले मौका करने आएंगे, पंचनामा तैयार करेंगे, बॉडीज अगर कहीं से रिकवर हुई हैं तो वहां पे एक सीजर मेमो बनेगा और साथ के साथ डिस्कवरी मेमो तैयार हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली सेक्शन नंबर 27 का जो प्रोसेस चलता है एविडेंस एक्ट के अंदर।
तो लेकिन वहां पे जो हस्बैंड ऑफ दैट लेडी और कुछ एक और विटनेसेस थे, उनके बयान के आधार पे ये लिखा गया कि डेड बॉडी जहां पे मौजूद है वहीं पे बच्चों के स्कूल बैग भी थे। तो एक तो ये इंक्वेस्ट में ही रिकॉर्ड हो गया कि along with the dead body there are the school bags of the children available, ठीक है, जो डिसीज्ड बच्चे। दूसरी तरफ जो डिस्कवरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई सेक्शन नंबर 27 के अंदर, तो उसमें पुलिस वालों ने ये लिखा कि हमें एक्यूज नंबर 2 की स्टेटमेंट के आधार पे ये पता लगा कि डेड बॉडी कहाँ है और डेड जो स्कूल के बच्चों जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके बैग्स एक्सेट्रा कहाँ पे। तो कोर्ट ने कहा तो बोथ द थिंग्स आर वेरी मच इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, कि अगर ऑलरेडी इंक्वेस्ट कंडक्ट करते समय पुलिस वालों को ये पता लग चुका है कि स्कूल बैग एटसेट्रा कहाँ पे उनकी रिकवरी हो चुकी है, तो दोबारा से वो चीज जो है वो डिस्कवरी स्टेटमेंट में कैसे आ सकती है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट कि इंक्वेस्ट पहले हो चुका है, डिस्कवरी बाद में हुई है, डिस्कवरी स्टेटमेंट बाद में रिकॉर्ड हुआ है। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट की रिलेवेंसी सिर्फ तब होती है जब एक्यूज की स्टेटमेंट के आधार पे हमें डिस्क्लोजर्स जो है वो मिले और उसके बाद डिस्कवरी हो। तो कोर्ट ने कहा ये चीजें तो ऑलरेडी पुलिस वालों की नॉलेज में पहले ही थी कि स्कूल बैग एटसेट्रा या बच्चों की वाटर बॉटल्स और स्कूल बैग के अंदर क्या क्या है ये तो पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है। तो हाउ द टू थिंग्स कैन कोरिलेट, तो कोर्ट ने कहा कि ये हमें ठीक नहीं समझ में आ रहा है। देयर इज अ ग्रेव इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द टू थिंग्स, दैट इज द इंक्वेस्ट एज वेल एज द डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो कोर्ट ने डिस्कवरी स्टेटमेंट्स को भी खारिज कर दिया। लास्ट सीन टुगेदर वाली जो थ्योरी थी वो एक सिंगल एविडेंस था, लेकिन वो विटनेस इतना ज्यादा क्रेडिबल नहीं था। मोटिव कोर्ट के सामने जो रखा गया कि जो एक्यूज्ड है वो बीच में से बच्चों को हटाना चाहता था, तो कोर्ट ने कहा कि ये हमें ठीक से समझ नहीं आता, बिकॉज बच्चे तो छोटे हैं, 10 साल और 6 साल का बच्चा है, दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट सो मच ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, रेदर द हस्बैंड मे बी द टारगेट। तो इन तीनों पॉइंटर्स में कोर्ट ने कहा कि देखो द चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इज नॉट कंप्लीट। तो फाइनली एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3 तो पहले से ही एक्विटल में थे, हाई कोर्ट ने ही एक्विटल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज नंबर 2 जिसको हाई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिकॉज देयर आर नो substantive evidences and the circumstantial evidences which are being given against the accused person are not in the consolidation, जो चेन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, हेंस एक्यूज नंबर 2 का भी जो कन्विक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेट असाइड किया। ठीक है, सो ये जजमेंट की रेलेवेंसी क्या है। एक तो देखो आप अगर हिमाचल के या प्रीवियस अलग अलग स्टेट्स के अगर पेपर देखें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो ये आ जाता है दैट कैन द कन्विक्शन बी बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। नंबर 2 जो सवाल आता है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर कन्विक्शन बेस करता है, व्हाट आर द की पॉइंट्स जो कोर्ट कंसीडर करता है व्यक्ति की कन्विक्शन के लिए। दो चीजें हो गई। तीसरा एक रूल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, ठीक है, जिसको पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के रूल्स क्या हैं। तो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हिमाचल में ये देखा गया है कि पिछले अगर आप 5 साल के पेपर उठा के देखें तो 2 या 3 बार ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस जजमेंट को आप लोग अपने एविडेंस एक्ट के नोट्स में ना कहीं इनकॉर्पोरेट जरूर कर लीजिएगा। इस रविंदर सिंह अलाइज काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022 का रिसेंट जजमेंट है। आपके आंसर्स को ब्यूटीफाई करने के लिए रिसेंट जजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप पुरानी जजमेंट्स तो लिखते ही हैं, ठीक है, नो डाउट वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ जजमेंट्स ओवर देयर, ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने रिसेंट जजमेंट डाला हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट कर जाता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट में इस पे आपको जरूर लिखवाना चाहूंगा। एज फार एज द केस इज कंसर्न, यू प्लीज राइट इट डाउन दैट देयर शुड बी लिखते जाइएगा, देयर शुड बी नो गैप, देयर शुड बी no gap gap, there should be no gap left in the chain of circumstantial evidences. There should be no gap left in the chain of the circumstantial evidences and the proved circumstantial evidences must be consistent. The proved circumstantial evidences must be consistent with the hypothesis. The proved circumstantial evidences must be consistent with the hypothesis of the guilt, GUILT, must be proved with the consistent with the hypothesis of the guilt and
it must be totally inconsistent, and it must be totally inconsistent with the innocence. It must be totally inconsistent with the innocence. ठीक है, आई होप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। ये जो अभी मैंने आपको एक फ्रेज दिया है, आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर कभी भी सवाल है, यू कैन साइट आउट दिस जजमेंट, एंड ये जो फ्रेज अभी लिखा है, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कि हर एविडेंस दूसरी के साथ कोरिलेट हो रहा है। नंबर 2 जो नीचे लिखा है, एंड द प्रूव्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रूव हुए हैं वो एक्यूज्ड के गिल्ट के साथ चलते हैं, उसको पैरेललिटी के साथ ड्रॉ करते हैं और प्रूव करते हैं कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, कि वो सारे एविडेंसेस ये बताते हैं कि एक्यूज जो व्यक्ति है ये इनोसेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक की लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। दैट इज रविंदर सिंह एलाइस काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022 का जजमेंट है। 3 चीजें कोर्ट ने कही। देखो, मोटिव कोर्ट के सामने रखा गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि सर मोटिव हो सकता है क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स थे कि एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 की दोनों के बीच जो बातचीत है उसका एविडेंस था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये इससे मोटिव हमारे सामने नहीं आता, मोटिव मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक्यूज नंबर 2 ने एक्यूज नंबर 1 के साथ मिलके जो उनके बीच में रिलेशनशिप्स थे उसने ये सोचा होगा कि बच्चे बीच में रुकावट बन सकते हैं इसलिए उनको मार देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता बिकॉज आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है इस चीज का। और बाकी जो आपके एविडेंसेस थे, जो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी है उसका एविडेंस हॉस्टाइल हो गया, एंड द लास्ट वन इज जो डिस्कवरी स्टेटमेंट थी, कोर्ट ने कहा डिस्कवरी स्टेटमेंट्स आर ऑल टुगेदर वेरी मच इनकंसिस्टेंट एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। एक तरफ इनकंसिस्टेंसी तो है ही है, दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक विटनेस कह रहा है कि सर इंक्वेस्ट के दौरान बच्चों के स्कूल बैग मिल गए, दूसरा व्यक्ति कह रहा है सर डिस्कवरी स्टेटमेंट हुई है और एक एक्यूज के बयान के आधार पे हमें ये सारी चीजें रिकवर हुई कि डिसीज की डेड बॉडी कहाँ है एटसेट्रा। तो कोर्ट ने कहा जब अनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल डिस्कवरी स्टेटमेंट हो तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक की लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। केस जो बना था वो सेक्शन नंबर 302 120 कैपिटल बी के अंदर रजिस्टर किया गया था, लेकिन फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इन मई इटसेल्फ जो एक्यूज लोग थे, ठीक है, एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3, तीन तो दोनों तो पहले से ही हाई कोर्ट ने एक्विटल दे रखा है, लेकिन एक्यूज नंबर 2 जिसको मर्डर की चार्ज के लिए पनिश किया गया था उसको भी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दिया है। द रीजन इज द लैक ऑफ द एविडेंसेस। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने अपराध किया है नहीं किया है, we are not at all concerned with this. We are going to see that whether we have the evidences against that person or not. If we have the evidences, we can convict that person. The evidences may be direct, they may be circumstantial. डायरेक्ट एविडेंसेस हैं तो डायरेक्ट एविडेंसेस को लेके तो डायरेक्ट आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन when it comes to the circumstantial evidences तो chain must be completed। अगर chain complete नहीं है और इनकंसिस्टेंसीज हैं, अनरिलायबिलिटीज हैं, एविडेंसेस ठीक से नहीं रिकॉर्ड हुए, विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, तो कहीं ना कहीं एक्यूज को बर्डन ऑफ डाउट में लिखे जाएगा एंड ही मे बी turned acquitted in the concerned case. So these are the basic things. ठीक है, I hope you got my point whatever I am डिस्कसिंग ओवर हियर। ठीक है, कोर्ट ने कहा देखो जब भी आप ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस रखते हैं ना तो ये स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए, मतलब बिखरे बिखरे नहीं होने चाहिए, ये दिस मस्ट बी कोरिलेटेड विद ईच अदर। ये बहुत सारी एक छोटी छोटी की पॉइंट्स थे, मैं इसमें एक शॉर्ट नोट भी आप लोगों को बना के फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उससे अगर आपको कुछ और चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होगी तो कर लेना। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, दो तरीके से पूछ लेते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पंचशील, तो पंचशील के रूल्स यही है कि चेन मस्ट बी कंप्लीटेड, हाइपोथेसिस के आधार पे आप किसी की कन्विक्शन नहीं करोगे, जो चेन ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो गिल्ट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, व्यक्ति की इनोसेंस के साथ इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, यही पंचशील के रूल्स है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे व्यक्ति की लायबिलिटी को जो है एस्टैब्लिश करवाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो करके जवाब देंगे तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द कॉन्सेप्ट द टॉपिक्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आज के सेशन में हम लोग हिंदू लॉ का मोस्ट पॉसिबल एरिया जितना भी हमारा बनता है वो कवर करके बाय मंडे, मतलब कल की डेट से ना, तो कल से हम लोग जो है टीपीए के सेशंस पे स्विच कर जाएंगे। टीपीए में इट मे टेक, क्योंकि आप लोगों को बेरेक्ट पेस थोड़ा सा टीपीए पे चलना है, तो इट मे टेक अप्रोक्सीमेटली 1 वीक नाउ। ठीक है, तो टीपीए के बाद वी विल गो फॉर द एचपी रेंट कंट्रोल, और एचपी रेंट कंट्रोल के बाद
डायरेक्टली वी विल स्विच ओवर टू द स्टैम्प एक्ट, ठीक है, क्योंकि स्टैम्प एक्ट में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था दैट देयर इज एन अमेंडमेंट इन 2021 एंड इन 2022। तो जितने भी पुराने बेयर एक्ट्स में चीजें हैं उनको दोबारा से अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि नई अमेंडमेंट्स क्या क्या आई हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें हुए हैं। तो स्टैम्प एक्ट में भी मुझे कंप्लीटली आपको बेयर एक्ट बेस्ड सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो इट मे बी यू कैन से अ कंप्लीट कोर्स फॉर द स्टैम्प एक्ट विल बी देयर बाय द नेक्स्ट वीक, ठीक है, पॉसिबली तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक शुरू कर देंगे और आफ्टर दैट जो है उससे अगले हफ्ते में शायद खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिर तो हमारे एमसीक्यू बेस्ड एरियाज ही रहेंगे। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन। जस्ट I hope my screen is visible to everyone. Yes. ठीक है, चलिए। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 61 तक 60 तक हो चुके थे। 61 ऑनवर्ड्स वी हैव टू स्टार्ट। Yeah, the first question which we have for today is related to the Hindu Minority and Guardianship Act. Question है that under the Hindu Minority and Guardianship Act 1956, the testamentary power of appointing guardian has been conferred on father, mother, both, or the court only. Yes. So the appointment of testamentary guardianship can be by, yes, both father and mother जो है वो दोनों ही testamentary guardians को अपॉइंट कर सकते हैं। बट एज फार एज द गार्डियनशिप जो कोर्ट अपॉइंट करता है किसी व्यक्ति को एज अ गार्डियन, तो वो हमारे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट से रिलेट नहीं करता, रेदर इट इज टू बी सीन एज पर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। तो एक 1891 का अलग से कानून है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 61 का द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a Hindu father can appoint a guardian of his minor legitimate children, minor illegitimate children, minor illegitimate children when he is entitled, and both A and C. Yes, a Hindu father can appoint a guardian of his minor legitimate children, illegitimate, minor illegitimate when he is entitled, both A and C. The right answer is option number A, that is only minor legitimate children अगर है तो उसके लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन अगर अपॉइंट करना है तो हिंदू फादर कर सकते हैं। लेकिन illegitimate children को लेके the whole authority is being given to the mother, the father has no such authority, ठीक है। so option number A is the right answer। अगला सवाल है a natural guardian of an adopted son who is a minor passes on adoption to the adoptive father, adoptive mother, adoptive father and the mother together, and adoptive father and after him to the adoptive mother. Yes, सोच समझ के आंसर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को आपने अडॉप्शन में दिया है, वो माइनर था, तो उसकी अडॉप्शन के बाद उसकी गार्जियनशिप किसके पास जाएगी? फादर के पास, मदर के पास, दोनों के पास, या फादर के पास एंड आफ्टर हिम टू द अडॉप्टिव मदर। यस, ठीक है। शालिनी ने डी कहा है, सुरेंद्र भी डी कह रहे हैं, वैसे कब सी कह रहे हो? देखो अगर आप लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजंस देखें तो आपका जो सेक्शन ये बात करता है ना दैट द गार्जियन ऑफ द माइनर चाइल्ड विल बी फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, तो हम उसी को फॉलो करते हैं कि अगर एक बच्चा जो है अडॉप्शन पे दिया गया है तो अडॉप्शन में भी गार्जियनशिप के रूल्स जो है वो वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के होते हैं। एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी देयर, the adoptive father and after him the adoptive mother। अब after him का मतलब अलग से हमने डिस्कस कर रखा है, that after him does not mean after the death of the father, rather जब फादर बच्चे की देखभाल करने के लिए वहां पे मौजूद नहीं है तो उस समय पे the adoptive mother या the natural mother in the natural born son, ठीक है, तो वो जो है गार्डियन होती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं।
In which of the following cases it has been remarked oblique approved that the adopted son of a widow of a co-partner will also become a co-partner in a joint family? Yes. किस केस में ये कहा गया है कि एक adopted son of a widow of a co-partner will also become a co-partner in a joint family? कि एक लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उस लेडी ने बाद में एक बच्चे को अडॉप्ट किया, तो दैट चाइल्ड इज अडॉप्टेड टू अ हिंदू, ठीक है, एंड देयर बाय दैट चाइल्ड विल बिकम अ को-पार्टनर इन द जॉइंट फैमिली. ये किस केस में कहा गया? सीता भाई वर्सेस रामचंद्र, वसंत वर्सेस दत्तू, अंकुश नारायण वर्सेस जानाबाई, और ऑल ऑफ देम. यस, एनी गेस वर्क? गेस वर्क ही है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीताबाई वर्सेस रामचंद्र. इस सीताबाई वर्सेस रामचंद्र में जो कहा गया, आप अगर चाहते हैं तो इसको लिख भी लीजिए, ठीक है. एक मिनट के लिए मैं इसको ओपन करके रखूँ, लेकिन राइट इट डाउन, ठीक है. सीताबाई वर्सेस रामचंद्र, इट वाज स्टेटेड दैट द अडॉप्टेड सन ऑफ अ विडो ऑफ अ को-पार्टनर, adopted son of a widow of a co-partner, if adopts a child, the child will become a co-partner in the joint family. ठीक है, I hope you have written this. चलें आगे. Yes, sir. चलिए. So the next question is, under which section of the Hindu Adoption and Maintenance Act it deals with the effect of adoption? Which section of the Hindu Adoption and Maintenance Act deals with the effect of adoption? Yes, everyone. Section number 12. सेक्शन नंबर 12 आप लोग कह रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द अडॉप्शन. कि एक बच्चा अगर अडॉप्ट किया जाता है किसी नई फैमिली में, तो वो अपनी बायोलॉजिकल ओरिजिन है जिस फैमिली में, वहां पे शादी नहीं कर सकता. वहां पे जिन लोगों का शेयर वेस्ट हो चुका है उनको डाइवेस्ट नहीं करेगा. नई फैमिली में भी जिसका शेयर वेस्ट हो चुका है उसको डाइवेस्ट नहीं कर सकता. तो एवरीथिंग इज देयर इन सेक्शन नंबर 12 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Right answer. Next question is, the guardian appointed is known as a certified guardian by the court, by the will, both A and B, none of the above. Which of the guardian appointed is also known as certified guardian? Certified guardian किसको कहेंगे? Yes, कसक कह रहे हो आप. देखो, as far as the certified guardians are concerned, जो guardian कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है. कोर्ट अपॉइंट कहां पे करेगा? अभी मैंने बताया, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1891 के अंदर कोर्ट जो है गार्जियंस की अपॉइंटमेंट कर सकता है, और उसी गार्जियन को सर्टिफाइड गार्जियन के नाम से जाना जाता है. जिस गार्जियन को विल के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा वो टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है, वो सर्टिफाइड नहीं है, वो टेस्टामेंट्री है, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the appointment of a guardian by the court is regulated by Hindu Adoption and Maintenance Act, Guardians and Wards Act 1890, Hindu Minority and Guardianship Act 1956, और Hindu Inheritance Act 1928. ठीक है. Guardian to be appointed by the court, which section is regulating it? It is Guardians and Wards Act. ठीक है. Guardians and Wards Act जो है वो गार्जियन जो कोर्ट ने अपॉइंट करना उनकी बात बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन is, no person shall be entitled to act as a natural guardian of a minor under section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act if he becomes vanprastha, yati, sannyasi, or all of the above. Yes, simple सा सवाल है. Which of the following person is not entitled to act as a natural guardian? जो व्यक्ति वानप्रस्थ में चला जाए, सन्यासी बन जाए, he renounces the world, etc. So that person is not entitled to act as a natural guardian.
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, a coparcenary consists of A and his two sons B and C। coparcenary है जिसमें एक व्यक्ति मिस्टर ए और उसके दो बच्चे हैं बी एंड सी। if there is a partition, if there is a partition, the properties obtained by each will be a joint family property, separate property, either A or B, depends upon other facts, none of the above। तीन लोग हैं, तीन लोगों के बीच में कोपार्सनरी था, फिर पार्टीशन हो गया, तो प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएंगी, जॉइंट फैमिली की रहेंगी या सेपरेट हो जाएंगी, या ईदर ए और बी। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ कोपार्सनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ जनरल रूल every copartner has a right to partition under the Mitakshara school, under the Deyabhaga school, both under Mitakshara and Deyabhaga, or none of them। Every copartner has a right of partition। किस स्कूल में होता है? यस, क्या दयाभागा में पार्टीशंस नहीं होती? यस एवरीवन, क्या दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ में पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट नहीं है? देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा सवाल है कि एवरी कोपार्सनर हैज द राइट टू पार्टीशन अंडर द मिताक्षरा स्कूल, दयाभागा, बोथ और नन ऑफ द अबव। क्या पार्टीशंस सिर्फ मिताक्षरा में होती हैं, दयाभागा में होती हैं, दोनों में होती हैं, या किसी में नहीं? यस, एज अ जनरल रूल पूछ रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिविटी में तो बहुत सारी चीजें अलग से हैं, क्योंकि दयाभागा के कुछ एक प्रिंसिपल्स अलग हैं, मिताक्षरा के कुछ एक प्रिंसिपल्स अलग है, लेकिन सवाल कह रहा है एज अ जनरल रूल। ठीक है, तो जनरल रूल तो यही है कि दोनों में ही राइट ऑफ पार्टीशन जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the general rule is that the entire joint Hindu family is available for partition, property is available for partition। The entire joint Hindu family property cannot be available for partition, there cannot be such general rule, none of the above। yes, general rule क्या है? The answer to this question is option number A। शालिनी ने आंसर दिया है, वेरी गुड। The right answer is option number A, that entire joint Hindu family property is available for partition। अब देखो ना, जनरल रूल तो है कि जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं जॉइंट फैमिली की, उनका पार्टीशन हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक होती है जिनके पार्टीशन नहीं हो सकते, वो एक्सेप्शनल रूल होता है। वो एक्सेप्शनल रूल होता है, जैसे कि आपकी स्पेयर केसेस हैं, आइडल्स हैं, कोई कैटल है, तो जिनकी पार्टीशंस नहीं हो सकती उसको लेके फैमिली अरेंजमेंट्स होंगे। लेकिन जो जनरल रूल है वो यही कहता है कि एवरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर पार्टीशन। अगला सवाल है, इफ अ पार्टीशन टेक्स प्लेस बिटवीन हस्बैंड एंड हिज सन्स, द फादर्स वाइफ इज एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सवाल मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाएंगे। इट इज लाइक दिस, देयर इज मिस्टर एफ, there is W and Mr. F has two sons। ठीक है, FS1 और FS2। सवाल ये है कि इन तीन लोगों के बीच में पार्टीशन हो रहा है, दैट इज W के हस्बैंड के बीच में और W के बच्चों के बीच में। ठीक है, लिखा ना, पार्टीशन टेक्स प्लेस बिटवीन हस्बैंड एंड हिज सन्स, द फादर्स वाइफ, तो W की बात हो रही है। द फादर्स वाइफ इज एंटाइटल्ड टू हाफ शेयर ऑफ हिज हस्बैंड, half share of his husband's son, equal share to the share of the son, or no share। yes, partition के रूल हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किए हैं। ठीक है, सुरेंद्र ने बहुत सुलझते हुए आंसर दिया है, दैट ऑप्शन नंबर सी, इक्वल शेयर टू द शेयर ऑफ द सन। इट इज अ वेरी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, W को जो हिस्सा मिलेगा वो बच्चों के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इन द प्रॉपर्टी इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इट इज 1/4 शेयर विल बी गिवन टू ईच ऑफ द पर्सन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट
बिकॉज इट इज द टॉपमोस्ट कोपार्टनर्स वाइफ ना, और टॉपमोस्ट कोपार्टनर की वाइफ का एक हिस्सा अपना होता है। अगला सवाल है, अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, a mother is supposed to have a custody of a child who has not completed the age of 2 years, 5 years, 15 years, 18 years. Yes, 6 clause 1 के accordingly mother is supposed to have the custody of a child who is not completed the age of 5 years. Option number B is the right answer. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। The natural guardian may, with the permission of the court, the natural guardian may without the permission of the court mortgage or charge or transfers by sale, gift, exchange or otherwise any part of the immovable property of the minor, lease any part of the property of such property for a term exceeding 5 years, both A and B, none of the above. Elaborately we have discussed in the class. Yes, कोई भी नेशनल गार्जियन कोर्ट की परमिशन के बिना मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज नहीं कर सकता किसी भी बच्चे की मूवेबल प्रॉपर्टी की। और दूसरा, अगर लीज भी करना है तो 5 साल से कम की लीज हो सकती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा की लीज नहीं हो सकती। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगला सवाल है आपके लिए, दैट इन दिस केस in the year 2015, 2015 का एक केस की बात हो रही है। Supreme Court has held that a Hindu widow is not a co-partner in the Hindu undivided family of her husband and therefore cannot act as a karta of a Hindu undivided family after the death of the husband. कि एक हिंदू विडो जो है वो को-पार्टनर नहीं है और हस्बैंड की डेथ के बाद वो कर्ता की तरह एक्ट नहीं कर सकती। धुजराम वर्सेस चंदन सिंह, श्रीमती सरबती देवी वर्सेस उषा, श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी और सुशीला देवी रामपुरिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, मेरे ख्याल से सुरेंद्र सुशीला वर्सेस आईटीयू की बात करें, नहीं, इट इज नॉट द राइट आंसर। 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ्रेज कहा था कि एक विडो जो है वो पार्टनर की वो कर्ता नहीं हो सकती और ना वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जो है बीइंग अ कर्ता जो है एक्ट कर सकती है। इट वाज गिवन इन द केस ऑफ श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी। ठीक है, केस का नाम लिख लीजिएगा, इट इज श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी। तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं, there is nothing fruitful by that. Chali, coming to the next one, the commentaries, one of the sources of Hindu law are Tikka, Nibandh, Smriti or Digest. Yes, correct. Commentaries, one of the sources of Hindu law are Tikka, Nibandh, Smritis or Digest. थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए थोड़ा सा इतना सोचो दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। चलो उस पे अगर जाओगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझ आ जाएगा। So Shrutis, Smritis, customs and legislative enactments. स्पीकर म्यूट करेंगे शाली, दे द लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस प्लीज। ठीक है, काइंडली म्यूट योर स्पीकर्स प्लीज। ठीक है।
ठीक है, देखो कमिंग टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन, देखो हमारी जो कमेंट्रीज होती हैं उसको जर्नल अगर हम ओल्ड शास्त्रिक लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम उसको समझें कि कमेंट्री को क्या कहा जाता है, तो कमेंट्रीज आर बीइंग कॉल्ड एज टिक्कास। ठीक है, निबंध एक अलग विषय है, स्मृतिज तो अपने आप में एक सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, डाइजेस्ट होता है जब आप बहुत सारी चीजों को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट्रीज को टिकाज के नाम से जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट वैजयंत, विजनेश्वरा, नंदा पंडित, जिमनुतवाहना और गौतम। ठीक है, थोड़े से ओल्ड हिंदू लॉ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, हु रोट वैजयंत, इट इज विजनेश्वरा, नंदा पंडित, जिमनुतवाहना और गौतम। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ किसने लिखा है? चलो लेट मी ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस फ्रॉम यू पीपल इटसेल्फ। ठीक है, हु रोट द मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ? ठीक है, विजनेश्वरा। दया भागा, इट इज बीइंग रिटन बाय जिमनुतवाहना। ठीक है, अभी इसमें दो बचे हमारे पास, दैट इज नंदा पंडित एंड गौतमा। जो ये जो वैजयंत का जो कमेंट्री है, जो बुक है, इट इज बीइंग रिटन बाय नंदा पंडित। ठीक है, नंदा पंडित ने ये लिखा है। अगला सवाल, हु रोट द कमेंट्री ऑन मनुस्मृति? हु रोट द कमेंट्री ऑन मनुस्मृति? इट इज मेधातिथि, गोविंदराजा, कुलुका भट्टा और ऑल ऑफ द अबव। Who wrote the commentary on मनुस्मृति? क्वेश्चन नंबर 79 है आप लोगों के सामने। सी शालिनी कह रही कुलुका भट्टा। ठीक है, देखो मनुस्मृति पे कमेंट्रीज जो है वो सभी ने लिखी है। इट इज मेधातिथि ने भी लिखी है, गोविंद राजा ने भी और कुलुका भट्टा ने भी लिखी है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ सब स्कूल्स ऑफ द मिताक्षरा आर? मिताक्षरा के सब स्कूल्स कितने हैं? इट इज 2, 3, 4 और 5। How many sub schools are there from the Mitakshara School of Law? Yes, Shalini ने आंसर दिया है। What about other guys? Yes. ठीक है, so there are 4 sub schools of the Mitakshara School of Law. That is the Banaras Hindu Law, मिथिला, महाराष्ट्र एंड पंजाब। ठीक है, तो ये 4 स्कूल्स ऑफ लॉ जो है ये हमारे मिताक्षरा के सब स्कूल्स माने जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज द बंगाल स्कूल, मिथिला, बनारस और नन ऑफ द अबव। दया भागा स्कूल ऑफ लॉ ऑफ हिंदू is called as Bengal School of Law, मिथिला, बनारस और none of them। ठीक है, आप लोगों के आंसर्स आने बंद हो गए क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ओल्ड हिंदू लॉ से पूछे जा रहे हैं। द राइट आंसर इज बंगाल स्कूल जो है उसको दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है वो कहा जाता है, बिकॉज दया भागा इज बेसिकली इन द बंगाल रीजन। ठीक है, अगला सवाल है, इन विच केस the Privy Council observed that upon conversion of a Hindu to a Christianity, the Hindu law ceased to have any continuing obligatory force upon the convert। कि एक बार अगर एक व्यक्ति हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके ऊपर हिंदू लॉ की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म हो जाती हैं द मोमेंट ही गेट्स कन्वर्टेड। ऑप्शंस है मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस शेख इब्राहिम, लक्ष्मी वर्सेस विष्णु, अब्राहम वर्सेस अब्राहम और चिन्न स्वामी वर्सेस एंथियोस्वामी। ठीक है, कसक ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम वर्सेस अब्राहम। लेकिन बाकी लोग इसको नहीं समझ रहे हैं आंसर्स को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अब्राहम वर्सेस अब्राहम। ठीक आंसर दिया कसक ने। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इफ द पिटिशन इज प्रेजेंटेड on the ground of respondents adultery। आप जैसे डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन लगाते हैं कि सामने वाले रिस्पोंडेंट ने अडल्टरी की है,
and it is established that the petitioner is also guilty of adultery. ठीक है, एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर केस फाइल किया एडल्ट्री के ग्राउंड पे, और कोर्ट के सामने ये प्रूव हो गया कि जिसने पिटिशन फाइल किया है ही इज आल्सो गिल्टी ऑफ एडल्ट्री. ठीक है, then the petitioner cannot be allowed to divorce. Then the petitioner cannot be allowed to take divorce. ये डॉक्ट्रिन जो है ये कौन सी है? It is a doctrine of consortium, doctrine of guilty, doctrine of recrimination or doctrine of equal fault. Yes everyone. सवाल समझ गए? मिस्टर ए ने बी के ऊपर डाइवोर्स पिटीशन लगाई और कहा कि बी जो है वो किसी के साथ अडल्ट्रस रिलेशनशिप में. उसके बाद कोर्ट के सामने ये प्रूव हो गया कि ए खुद भी एडल्ट्री से गिल्टी है. तो ये जो डॉक्ट्रिन है जो ये कहती है कि अब पिटिशनर को डाइवोर्स नहीं मिलेगा, ये कौन सी डॉक्ट्रिन है? इक्वल, रीटा कह रही है इक्वल फॉल्ट. ये तो हो गया ना, जब हम ऑप्शन समझ के हमें लगता है कि दोनों का फॉल्ट होना चाहिए, लेकिन टेक्निकली द आंसर टू दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन. ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हो. डॉक्ट्रिन ऑफ रिक्रिमिनेशन जो है वो इसकी बात करता है that if the petition is presented on the ground of respondent's adultery and it is established that the petitioner is also guilty for adultery, so it is the doctrine of recrimination. ठीक है, is it clear to everyone? Yes everyone. Yes sir. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे ख्याल से आज के सेशन में खासकर मैंने इसलिए क्वेश्चन इस तरह से डाले हैं ताकि ये होता है कि कभी कभी ओल्ड लॉ में जो चीजें हैं वो हम नहीं देखते, या इस तरह की डॉक्ट्रिन्स हैं या कुछ एक ऐसी इश्यूज है जो बीच में से हम लोग जो है थोड़े से अवॉइड कर जाते हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्जन ऑफ द ब्रेकडाउन थ्योरी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. इनमें से कौन सी जो चीज है वो ब्रेकडाउन थ्योरी का के जैसा दिखता है? If it is shown that the decree of restitution of conjugal rights has not been complied with for a period of 1 year or more, if it is shown that the cohabitation has not been resumed for the period of 1 year or more after passing the decree of judicial separation, both A and B or none of them. Yes. ये तो सिंपल सवाल है. सेक्शन 13(1)(a) में चले जाओ, वहीं पे बेयर एक्ट में भी लिखा होगा that it is related to the concept of the breakdown theory. Both A and B जो है that is the right answer to this question. सेक्शन नंबर 13(1)(a) के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो ब्रेकडाउन थ्योरी के ऊपर आधारित है. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज बीन डिलीटेड बाय, कौन से लॉ ने उसको डिलीट किया है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1918, मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 और डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1984. सेक्शन नंबर 6 जो है वो आपके कानून के अंदर, आपके बेयर एक्ट के अंदर नहीं है, वो डिलीट हो चुका है. सवाल है कि किस कानून के तहत उसे डिलीट किया गया. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन हिमाचल में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा. कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है, कौन सा डिलीट हो गया है, कौन से ईयर में आ रहा है, एटसेट्रा, है ना, ऐसे सवाल पूछते हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1978 है सर, यहाँ पे 1918 लिखे 1978 होगा यहाँ पे कुछ. ठीक है, 78. हाँ ठीक है क्लियर. ठीक है, सो इट इज अ चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1978 है. 1980 में तो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट था ही नहीं. ठीक है, लेजिस्लेटिव सॉरी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. Which section of the Hindu Marriage Act says that the Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and the ceremonies of the either party thereof? कौन सा सेक्शन ये कहता है कि पार्टीज की सेरेमनीज, राइट्स जो भी हैं उनको परफॉर्म करके मैरिज हो जाती है? 5, 7, 8, 9. सेक्शन नंबर 7. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट हैज बीन हेल्ड दैट the law presumes in favor of marriage and against concubinage. ठीक है, कि लॉ जो है वो प्रिज्यूम करता है कि आप मैरिज करके कोहैबिट करें, रेदर विदाउट मैरिज अगर आप कॉन्कुबाइन रख लेते हैं तो लॉ उसके अगेंस्ट है. इट इज मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत, राजरानी वर्सेस हरनांस, थॉमस वर्सेस थॉमस एंड अरविंदर कौर वर्सेस हरजिंदर सिंह. क्वेश्चन नंबर 87. लॉ प्रिज्यूम्स इन फेवर ऑफ मैरिज एंड अगेंस्ट कॉन्क्यूबेज. ठीक है, कर्षक ने सी कहा है. थॉमस वर्सेस थॉमस, ये कोई केस सुना भी है? थॉमस वर्सेस थॉमस या वैसे ही?
यस यस सर, सुना सर, सुना है ना। सर। एक बार ऐसा होता है कि हमने कभी कभी क्वेश्चन आया, ऑप्शंस आ गए, उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं हमें वो डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन कोई केस हमने सुना होता है तो हम उसको मार्क कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत, इन व्हिच द कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द कोर्ट विल प्रिज्यूम इन द फेवर ऑफ द मैरिज एंड अगेंस्ट कॉन्क्यूबेज। ठीक है, चलिए, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, जब हमें ये लगता है कि हमारे पढ़ाई हुई चीज या पढ़ी हुई चीज ऑप्शन में आ गई है तो वही होना चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ आपने नहीं पढ़ा हो वो भी सही आंसर हो सकता है। अगला सवाल, विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट lays down that where independent evidence of solemnization of the marriage is not available, it will be presumed to be the valid marriage by the continuous cohabitation between the parties unless the contrary is proved। कि अगर आपके पास इसका कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है कि पार्टीज के बीच में शादी हुई, तो हम कहां से प्रिज्यूम करेंगे कि कॉन्टिन्यूस कोहैबिटेशन जो था लोगों पार्टीज के बीच में वो उनकी वैलिड मैरिज का एक सबूत होता है। Section 51, 52, 114 or none of the above? The right answer is section number 100. Right answer is section number 114. Option number C, जहां पे presumptions जो है कोड ड्रॉ करता है। अगला सवाल, registration of a marriage is a conclusive proof of a marriage, mode of proof, not allowed to prove marriage, conclusive proof of marriage only on those cases where the registration is compulsory. Registration of a marriage is conclusive proof, a mode of a proof of marriage, not allowed to be a proof of marriage, a conclusive proof of marriage only on those cases where the registration is compulsory. Yes, तो रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन नंबर 8 आप लोग पढ़ोगे तो कहीं नहीं लिखा कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है। एक बार रजिस्ट्रेशन, मान लो दो लोगों ने एक्चुअल में शादी नहीं की, ठीक है, लेकिन किसी तरीके से फोटोग्राफ्स वगैरह करवा के उस शादी को रजिस्टर करवा लिया, तो क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा? द आंसर इज नो। ठीक है, इट इज मेयरली अ मोड ऑफ द प्रूफ ऑफ मैरिज, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता है। अगला सवाल, द स्पिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स अपॉन 7 degrees ऑन paternal side, maternal side, both A and B, neither A nor B. The Spindler relationship extends up to the 7 degrees on, तो फिर वही कितनी बार बताया कि अगर पूछा जा रहा है ओल्ड लॉ तब तो आंसर आप दे सकते हो, लेकिन अगर ओल्ड लॉ नहीं लिखा है, हिंदू लॉ नहीं लिखा है, तो फिर आपको आंसर जो है HMA के अकॉर्डिंगली देना है। द राइट आंसर इज नीदर A नॉर B, बिकॉज स्पिंडर रिलेशनशिप 5 degrees फ्रॉम फादर, 3 degrees फ्रॉम मदर, ये हमारा कानून कहता है। ठीक है, लेकिन ओल्ड लॉ 7 degrees फ्रॉम फादर एंड 5 degrees फ्रॉम मदर की बात करता है। अगला सवाल, वेयर अ मेल हैव मोर देन वन वाइफ, इट इज पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी, तीन ही ऑप्शन है मेरे पास। यस, वेयर अ मेल पर्सन हैव मोर देन वन वाइफ, एक व्यक्ति की अगर एक से ज्यादा पत्नियां हो तो उसे हम क्या कहेंगे? यस एवरीवन, कन्हैया मत कह देना, ठीक है। इट इज टू बी कॉल्ड एज पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। The next question is, which section of the Hindu Act prohibits bigamy? बाइगैमी को कौन सा प्रावधान जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है? 5, 1, 3, 4 और 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि मोनोगैमी के प्रिंसिपल पे अगर मैरिजेस हैं तो वो ठीक है, बाइगैमी हुआ है तो सेकंड मैरिज वॉइड होगा। द वर्ड सप्तपति हैज बीन यूज्ड इन व्हिच सेक्शन? डायरेक्ट बेस सवाल है। द वर्ड सप्तपति हैज बीन यूज्ड in which section? 5, 7, 8, 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यस यस एवरीवन, क्विक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेक्शन नंबर 7 जो है वो इसकी बात करता है। अगला सवाल, in the case of a bigamous marriage by husband, a petition for nullity under Hindu Marriage Act can be filed by first wife, second wife, either A or B or neither A nor B। पहले भी इसका मैंने आंसर आपको बताया था। ऑब्जेक्टिविटी में आपका आंसर क्या होगा? दैट इज सेकेंड वाइफ विल फाइल द पिटिशन फॉर नलिटी बिकॉज लोकस टेंडाई सेकेंड वाइफ के पास है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, द मेंटल कंडीशन
in the clauses of section 5 of HMA relates to pre-marriage, post-marriage, either A or B, none of the above. The mental condition in the clauses of section 5 relates to pre-marriage, post-marriage, either A or B or none of the above. The right answer is question number 95. Right answer is option number A, that is the pre-marriage. Post-marriage में थोड़ी जाओगे. मेंटल कंडीशन ऑन द क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ HMA कि अगर एक व्यक्ति शादी के लिए कंसेंट दे रहा है और कंसेंट देते समय उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो कंसेंट नहीं दे सकता, तो वो सेक्शन 5 रेगुलेट कर रहा है, वो मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी. लेकिन मैरिज होने के बाद अगर वो व्यक्ति की मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है, संभावना है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो यस, वहां पे मैरिज वॉइड या वॉइडेबल नहीं रही, ठीक है, वो वैलिड है. लेकिन दो अदर आपके पास ग्राउंड्स हैं, वो मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज एवरी मेंटल डिसऑर्डर व्हिच रेंडर्स द मैरिज वॉइडेबल मस्ट बी इनक्यूरेबल, परमानेंट, इनक्यूरेबल एंड परमानेंट और नन ऑफ द. सवाल समझ के आंसर करिएगा. सेक्शन नंबर 5 क्लॉज नंबर 2 के अंदर जाना है. दैट एवरी मेंटल डिसऑर्डर रेंडर्स द मैरिज वॉइडेबल मस्ट बी. क्या सेक्शन 5 क्लॉज नंबर 2 में कहीं लिखा है दैट मेंटल डिसऑर्डर वाज परमानेंट एंड क्यूरेबल? लिखा है कहीं पे ऐसा? अगर लिखा है तो बता दो. नो सर. ये लिखा है वहां पे, तो ये लिखा है दैट बिकॉज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट, ठीक है, या फिर अ पर्सन बिकॉज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर इज अनएबल टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड और ही इज गेटिंग द फिट्स ऑफ इंसैनिटी. ये ग्राउंड लिखे ना, इनक्यूरेबल या परमानेंट तो नहीं लिखा. सो नन ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है. इट कैन बी टेम्परेरी मेंटल डिसऑर्डर आल्सो, इट कैन बी क्यूरेबल मेंटल डिसऑर्डर आल्सो, ठीक है. लेकिन अगर उसका कंसेंट उस डिसऑर्डर की वजह से फ्री नहीं आया था तो मैरिज वॉइडेबल हो सकती है. अगर वो व्यक्ति प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड नहीं करवा सकता तब वो मैरिज वॉइडेबल हो सकती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97. The marriage under Hindu law is regarded as a null and void from the very inception, where it is a bigamous marriage. It is in contravention of the rule relating to the prohibited degree. It is a child marriage, or both A and B. Yes, simple question है, simple question है. Section number 11 के अकॉर्डिंगली आंसर देना है. Bigamous marriage is null and void if a person prohibits the rule of prohibited degree, contravenes the rule of prohibited degree, then also it is null and void. But if it is a child marriage, then it is valid, but it is punishable under the Hindu. Coming to the next question, ठीक है. अगला सवाल है, who among the following is a class 1 legal heir? Son of a predeceased son, father, brother, sister. ये तो मेरे ख्याल से हंसते हंसते आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. सन ऑफ द प्रीडिसीज्ड सन इज अ क्लास 1 लीगल हायर, फादर, ब्रदर, सिस्टर आर द क्लास 2 लीगल हायर्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as defined in section 5 of the Hindu Succession Act 1956, of one person is said to be a cognate of the other if two persons are related by blood wholly through males, if two persons are related by adoption wholly through males, either A or B, if two persons are related by blood or adoption not wholly through males. cognate कौन होता है? cognate कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 99. सही जवाब ऑप्शन नंबर D. The persons who are not related wholly through males, but there is any female in between, then they will be related to be as a cognate with each other. अगला सवाल, a Hindu ceases to be a Hindu by abandonment, renunciation, conversion, or either A or B or C. देखो, ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे. ऑप्शन नंबर डी जो लोग कह रहे हैं, a Hindu ceases to be a Hindu by which of the following thing? क्या एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है वो रिनंसिएशन करता है, मतलब अपना जो गृहस्थ जीवन है या अपना जो घर है उसको छोड़ के चला जाता है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? वो धर्म कन्वर्ट हो गया उसका?
No, the Hindu ceases to be a Hindu by conversion only. Option number C is the answer. जल्दबाजी में करते हो देखो, अब है क्या है कि कन्वर्जन है, रिनंसिएशन है, ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, लेकिन दिमाग लगाना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अगला सवाल, द बाइगैमी इज कमिटेड इफ द सबसिस्टिंग मैरिज इज वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, ईदर ए और बी। बाइगैमी is committed, bigamy is committed if the subsisting marriage is valid, voidable, void और either a or। देखो फिर वही गलती कि जब तक मैरिज, अगर एक voidable मैरिज भी है, लेकिन जब तक वो मैरिज को अवॉइड करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जाओगे, वो मैरिज कैसी रहेगी? वैलिड रहेगी? यस और नो? दो लोग हैं, दोनों लोगों के बीच में शादी हुई, लेकिन द मैरिज इज वॉइडेबल बिकॉज कहीं ना कहीं सेक्शन 5 क्लॉज नंबर 2 या सेक्शन नंबर 12 के अंदर मैटर चला जाता है। तो लेकिन वो पार्टीज के ऑप्शन पे है, पार्टीज अगर मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने जाती हैं तो मैरिज एनल होगी, अगर वो पार्टीज उसको बाइंडिंग मानती हैं तो वो बाइंडिंग रहेगी, तो वॉइड एबल है, इट इज एबल टू गेट वॉइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से वॉइड फ्रॉम द इंसेप्शन रहेगी। सो बाइगैमी इज कमिटेड इफ द सबसिस्टिंग मैरिज इज वैलिड और इट इज वॉइडेबल, तो इधर ए और बी दोनों ही जो है वो सही है। ठीक है, मतलब क्या है क्वेश्चन का, जैसे आप ये देखिए जस्ट कि देयर इज अ पर्सन मिस्टर एच, देयर इज अ लेडी डब्ल्यू, मिस्टर एच इज इंपोर्टेंट, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द इंपोर्टेंसी सेक्शन नंबर 12 अप्लाई होगा, यस और नो? सेक्शन नंबर 12 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 12 कहता है दैट मैरिज इज वॉइडेबल। यस एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब W के ऑप्शन पे मैरिज है, W चाहे तो H के साथ ये मैरिज को एनल करवा ले, खारिज करवा ले और नई शादी कर ले, लेकिन W ने ये सोचा कि मैं इस मैरिज को बाइंडिंग मानती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद W किसी H1 के साथ शादी कर लेती है, तो पिछली मैरिज क्योंकि अभी तक अवॉइड नहीं की गई है, तो आप सब्सिक्वेंट मैरिज नहीं कर सकते, तो इसीलिए सब्सिक्वेंट मैरिज करने के लिए W के ऊपर बाइगैमी का चार्ज लगाया जा सकते हैं, and hence the answer should be option number D, either A or B, that is valid or voidable marriages दोनों ही जो है subsisting अगर मैरिज इस तरह की है, इसके बावजूद एक व्यक्ति दूसरी मैरिज कर लेता है तो वो फिर बाइगैमी के चार्ज के लिए लायबल होगा। अगला सवाल, अब ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से रिपीट भी होंगे कुछ एक सवाल। 110 क्वेश्चन हम लोगों को करने, 102 पे हम आ चुके हैं। सेक्शन नंबर 10 ऑफ द HMA प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन बाय एग्रीमेंट, judicial separation, both separation by agreement and judicial separation, or either A or B। सेक्शन नंबर 10 किसकी बात करता है? 102 नंबर सवाल है, जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है, ठीक है, सेपरेशन बाय एग्रीमेंट की बात नहीं करेगा। अगला सवाल है, चलो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। दैट जुडिशियल सेपरेशन लीड्स टू रिकंसिलिएशन, डाइवोर्स, either A or B or neither A nor B। यस, जुडिशियल सेपरेशन के बाद क्या होता है? रिकंसिलिएशन हो सकती है, द आंसर इज यस। डाइवोर्स हो सकता है, द आंसर इज यस, ठीक है। सो 103 नंबर सवाल का जो आंसर है दैट इज ईदर ए और बी। अगला सवाल, द कॉमन ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू अ हस्बैंड एंड वाइफ आर, कितने ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दोनों को बराबर मिलते हैं? सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड्स हैं, और 1A के अंदर भी जो ग्राउंड्स आते हैं वो कॉमन आते हैं। तो कितने ग्राउंड्स टोटल हैं? Yes, these are 9 grounds, 9 grounds। अगर आप उसको काउंट करेंगे there will be 9 grounds, ठीक है। बीच में अभी वो लेप्रोसी हटा के एक बार जरूर काउंट कर लेना, क्योंकि लेप्रोसी तो आफ्टर द अमेंडमेंट इन द हिंदू लॉ हटा दिया गया है, तो उसके बावजूद वैसे तो यहाँ पे जो राइट आंसर दैट इज 9, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लेकिन इसको काउंट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि लेप्रोसी को हटाया गया है ना, तो उसको अब वैसे काउंटिंग में हम लाएंगे नहीं, ठीक है। इंक्लूडिंग लेप्रोसी इट इज 9, ओके, ठीक है। अगला सवाल है, ये मतलब चैलेंज किया जा सकता है कि अगर आपने लेप्रोसी वाला भी वहां पे आंसर आ जाता है तो आप वहां पे लिख सकते हो कि सर आफ्टर द अमेंडमेंट इट इज रिमूव्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 13(1)A वाले भी साथ में देख लें। अगला सवाल है, द चाइल्ड द स्पिंडर रिलेशनशिप डज नॉट इंक्लूड इलेजिटिमेट रिलेशनशिप, यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन। यस, इन तीनों में से स्पिंडर रिलेशनशिप जो है वो किसे इंक्लूड नहीं करता है कोई ऐसा आंसर आपके पास? अगर आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर डी वैसे यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना था, नन ऑफ द अबव। स्पिंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप
तीनों तरह के रिलेशनशिप्स को इंक्लूड करते हैं। स्पिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की जहां डेफिनेशन है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे यू विल गेट द आंसर कि स्पिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स इंक्लूड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप बाय ब्लड और एडॉप्शन और यूट्राइन ब्लड रिलेशन, सारे जो है वहां पे कवर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना तो यहाँ पे लिखा ही नहीं। अगला सवाल है, इन द केस ऑफ मैरिज covered by section 12 of the Hindu Marriage Act, the marriage is void, void ab initio, voidable, void isco jure. It is section number 12. Marriage is voidable. ठीक है, section number 21 से सवाल है। Section number 21 capital of HMA provides the power to transfer petitions, specific provision relating to the trial and disposal of the petitions, production of documentary evidences, or none of the above. Section number 10 क्वेश्चन नंबर 107 सेक्शन नंबर 21 कैपिटल ए हिंदू मैरिज एक्ट का किसकी बात करता है? देयर इज अ पावर टू ट्रांसफर पिटिशंस इन सर्टेन केसेस की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हिंदू सक्सेशन एक्ट हैज रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट? 21 मई 1956, 17 मई 1956, 17 जून 1956 और 21/12/1956। यस, हिंदू सक्सेशन एक्ट को प्रेसिडेंट साहब ने असेंट कब दिया था? 17th of June 1956। वेरी गुड, राइट आंसर है 17th of June 1956। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। द पार्टीज टू अ डैश मैरिज may perform another marriage without getting a decree declaring the marriage as void. The parties to a dash marriage may perform another marriage without getting the decree declaring the marriage to be void. So the parties to a void marriage may perform another marriage without getting the decree declaring the marriage as void, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है void और नीचे भी आंसर void मैरिज ही आना था, क्योंकि void मैरिज के केसेस में आपको कोर्ट से डिक्री लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल, which one of the following is not included in a term Hindu as given under the Hindu Marriage Act? Jains, Sikhs, Parsis or Buddhist? So Parsis are not included in the term of Hindu. अगला सवाल है, adultery by a Hindu husband is a ground of divorce, not a ground of divorce, ground of judicial separation, both A and C. The right answer is option number yes D. डी कर सकती, सी नहीं, डी है। एडल्ट्री जो है वो ग्राउंड के लिए, डाइवोर्स के लिए भी ग्राउंड है और जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 19 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 provides maintenance of wife, maintenance of widowed daughter-in-law, maintenance of the children and aged parents, and all of the above. सेक्शन नंबर 19 पूछ रहा है, 19 डी वाले सोच लो, 19 में किसका है? 18 में वाइफ का है, 19 में विडो डॉटर इन लॉ का है। ठीक है, तो 19 आएगा सेक्शन नंबर 19 का जो आंसर, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ विडो एंड डॉटर इन लॉ। ये नहीं पूछा कि हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस किस किस की मेंटेनेंस, सेक्शन 19 पूछ रहा है किसकी बात करता है। अगला सवाल, every mental disorder which renders a marriage marriage void should satisfy that condition, the conditions that it renders a person unfit for marriage, it renders a person unfit for the procreation of child, both A and B or both A and B together. Question number 113, a person is unfit for marriage, A and B में ऑप्शन नहीं है। आप सेक्शन नंबर 5 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर बी उसको पढ़ो, लिखा है वहां पे, द पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज एंड he cannot go for the procreation of a child. So both A and B together चाहिए। ठीक है, एक साथ चाहिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी है ना, बोथ A and B दोनों एक साथ चाहिए। द पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज एंड it renders the person unfit for the procreation of the child. अगला सवाल है, which of the following renders a marriage void under the Hindu Marriage Act? Violation of spinda, violation of prohibited, bigamy, all of the above. The right answer is option number D, that is all of the above. ठीक है, अगला सवाल है, incapacity under section 5 clause 2 relates to physical incapacity, mental incapacity, both A and B or none of the above.
इनकैपेसिटी, सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 से सवाल है। सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 में 115 की नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें ये पूछा गया है कि इनकैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? फिजिकल इनकैपेसिटी, मेंटल इनकैपेसिटी, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द। यस एवरीवन, आंसर जो है वो मेरे ख्याल से तो देना चाहिए। ठीक है, देखो एज फार एज सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 इज कंसर्न, तो जनरली जब हम सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 देखते हैं तो वहां पे दो चीजें जो बार बार हमारे दिमाग को हिट करते हैं, दैट इज द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एंड बिकॉज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज एंड इज अनफिट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, और ही इज गेटिंग द फिट्स ऑफ इंसैनिटी। But when it comes to the incapacity of a person, ठीक है, तो incapacity में the physical and mental incapacities both are there, ठीक है, both are there, and because of which the person is unable to give his consent for the marriage, because section number 5 clause 2 और section number 12 के अंदर जहां पे भी incapacity word का यूज किया जाता है, दोनों तरह की incapacity से अगर व्यक्ति ग्रसित है, ठीक है, तो हम और वो कंसेंट नहीं दे पा रहा है, तो दैट इज टू बी रेगुलेटेड ओवर देयर। अगला सवाल, द फर्स्ट वाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाइफ मे ब्रिंग एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द हस्बैंड फ्रॉम टेकिंग अ सेकेंड वाइफ अंडर सेक्शन 11, अंडर सेक्शन 17 ऑफ HMA, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द। क्या फर्स्ट वाइफ हस्बैंड के ऊपर इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकती है सेकेंड वाइफ की, वो मतलब सेकेंड वाइफ को ना लेके आए, दूसरी शादी ना करे, और अगर ले सकती है तो क्या सेक्शन 17 में लेगी, 11 में लेगी, बोथ एंड बी में लेगी, या नन ऑफ द? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सेक्शन नंबर 11 तो वॉइड मैरिज की बात करता है, यहां मैरिज हुई नहीं है, यहां मैरिज नहीं हुई। यहां पे बात है कि दो लोग हैं, मियां बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को लगता है कि हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, कि नहीं कर सकता है, तो उसको पहले ही रोकने के लिए इंजंक्शन लेना चाहती है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। द फर्स्ट वाइफ मे ब्रिंग एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द हस्बैंड फ्रॉम टेकिंग अ सेकेंड वाइफ, तो ना तो 11 में रेगुलेट होगा ना 17 में होगा, क्योंकि 11th पे अप्लाई करता है जब बाइगैमियस मैरिज हो जाती है, और 17 भी उसी के लिए फिर चार्ज की बात करेगा। लेकिन the injunctions are to be regulated in reference to the other provisions of SRA, or we can say under the CPC, temporary injunction, permanent injunction, वहां पे ली जाती है, आपके अलग सिविल लॉस के अंदर, लेकिन 11 और 17 जो है इसकी बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a requirement of clause C of subsection 1 of section 12 is that the petition of divorce must be presented within dash of the discovery of the fraud or the cessation of fraud, कि अगर एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है और उसको बाद में पता लगता है, तो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए वो कितने समय के भीतर जो पिटीशन है कोर्ट के अंदर दाखिल करेगा? 6 महीना, 1 साल, 2 साल और 6 हफ्ते। Yes, within how much time? Question number 117, answer is option number B, that is 1 year. अगला सवाल, ordinarily judicial separation leads to reconciliation, divorce, reconciliation or divorce, or permanent separation? आंसर आप लोगों ने पहले भी दिया, तो ऑप्शन नंबर C is the right answer to this question. ठीक है, second last question for today, a petition for divorce based on the grounds mentioned in 13 subsection 2 can be filed by husband only, wife only, both, और none of the above। तो 13(2) के अंदर जो ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर सिर्फ वाइफ ही केस कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन,
Which section of Hindu Adoption and Maintenance Act provides that certain grounds of Hindu wife may live separately and claim maintenance from her husband? Adoption and Maintenance Act के किस सेक्शन के अंदर ये रखा गया है कि हिंदू वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस और अलग रहने के लिए क्लेम कर सकती है? सेक्शन 17, 18, 19, 21. The right answer is option number B, that is section number 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act. It gives a Hindu wife a right to get maintenance, और अगर हस्बैंड क्रुएलिटी या कॉन्कुबाइन ले आता है या डिजर्शन कर देता है या कुछ एक ऐसी चीजें करता है तो सेपरेट रेजिडेंस लेने का भी उस वाइफ को अधिकार रहेगा. सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन द टुडेस सेशन. ठीक है, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशंस. ठीक है, हिंदू लॉ की क्लासेस यहीं पे मैं इसको रोक रहा हूं. दिस MCQ फाइल विल बी अपलोडेड इन द ऐप. ठीक है, वहां से जो और आपको 5-10 सवाल 15 सवाल और मिल सकते हैं वो भी देख लीजिएगा. ठीक है, बाकी रेस्ट अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो टीपीए रहेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो टीपीए में आई एम नॉट गिविंग टाइम टू यू पीपल टू गेट रिविजन्स ऑफ दैट सब्जेक्ट. द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हम लोग खुद ही उस पे वेरिएंट बेस चलने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को अलग से टाइम देने की मुझे जरूरत नहीं है. ठीक है, सो बाय टुमारो इटसेल्फ वी विल स्टार्ट अप द टीपीए सेशंस. अपने अपने वेरिएंट्स लेके बैठिएगा, एक कॉपी एक शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जो है अपने पास रखिएगा, एंड विल ट्राई टू सम अप द टीपीए सेशंस विद इन 1 वीक. ठीक है, कोशिश करेंगे. क्लासेस की लेंथ मुझे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी शायद. Probably by tomorrow our class may start around 7 PM. ठीक है, 7 बजे के आसपास जो है वो क्लास का जो टाइम है वो रहेगा, और 8 साढ़े 8 बजे तक की क्लास रहेगी, ताकि हम उसको टाइम पे खत्म कर पाए. चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन. हैव अ नाइस संडे. एंजॉय. Thank you, sir.